नमस्कार, मैं रविश कुमार। सवाल सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के नहीं हैं, बल्कि अन्य परीक्षाओं के भी हैं जिन्हें लेकर छात्र चिंतित हैं। कई राज्य सरकारें आयोग की परीक्षाएं ले रही हैं, कई यूनिवर्सिटी में परीक्षा की तारीख निकाल दी गई है। सबका नाम लिया जाए तो बात इसी में खत्म हो जाएगी कि फला फला तारीख को परीक्षा हो रही है। इससे पहले कि क्लैट, नीट और जेईई के कवरेज यहां वहां देखकर पत्रकारिता की जयकार करने वाले छात्रों के लिए चंद बातें कहना चाहता हूं। मैं आपकी तारीफ का तलबगार नहीं हूं। मुझे अंदाजा है कि घरों में क्या देखा जाता है, क्या बातें हो रही हैं। इसलिए ट्विटर पर मेरी वाहवाही की जल्दी ना करें, खुद के भीतर झांक कर देखें। क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत के अनर्गल कवरेज को देखने वाला समाज परीक्षा को लेकर बातें करना चाहता है? टीवी के सामने बैठे नागरिकों के गैर जिम्मेदार समूह ने तबलीगी जमात और सुशांत सिंह राजपूत के शर्मनाक कवरेज में खुद को शामिल कर मीडिया को बर्बाद कर दिया। वो समूह भी परीक्षाओं की बात करता होगा तो क्या वो करोड़ों लोगों की नौकरी जाने की बातें भी करता होगा? क्या इसी समूह से ये कहूं कि एक डॉक्टर कफील खान को सिर्फ भाषण देने के आरोप में 6 महीने से जेल में बंद कर रखा गया है, तो क्या वे अपनी लड़ाई में इस सवाल को भी शामिल करेंगे? वाकई अच्छी बात है कि 18-19 साल के नौजवान नीट और जेईई परीक्षा टालने के बहाने प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री को पत्र लिख रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। इसका मतलब है आप सिस्टम को इंगेज कर रहे हैं, उससे उम्मीद कर रहे हैं, उससे हताश हो रहे हैं, और यही वो प्रक्रिया है जो आपको नागरिक बनाती है। लेकिन क्या आप सिस्टम को इंगेज करते समय डॉक्टर कफील खान से जुड़े सवालों के बारे में भी सोचेंगे, या अपनी परीक्षा का कवरेज देखकर किनारे से निकल जाना चाहते हैं? ट्विटर पर ट्रेंड कराना लोकतंत्र में होने का भ्रम पालना है। ऐसे अनगिनत ट्रेंड रोज होकर पानी के बुलबुले की तरह गायब हो जाते हैं। दरअसल इस समय को देखना एक मुर्दा समय को देखने जैसा है। न्यूज चैनलों पर इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के बहाने मूसलाधार कवरेज चल रहा है। ये कवरेज अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुका है। अब यही अश्लीलता समाज की नई शालीनता है और पत्रकारिता की नैतिकता। बहरहाल कोविड-19 के संदर्भ में बात परीक्षाओं की हो रही है तो कोविड-19 का भी रिकॉर्ड देख लेते हैं। सुना है दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 75,760 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के कारण 1023 लोग मर गए हैं। 2 दिनों से दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक मौतें भारत में हो रही हैं। इस महीने 5 दिन दुनिया में सबसे अधिक मौतें भारत में हुई हैं। अब तक भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 60,472 से अधिक हो चुकी है। 210 दिनों में कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या 33 लाख पार कर चुकी है। WHO के डेटा के हिसाब से पिछले 23 दिनों से भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं दुनिया भर में। बिहार में मेरे तरफ हम गोपालगंज का है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है। वहाँ से मेरा सेंटर जो है, मेरा सेंटर गया मिला है, पटना मिला है, और पटना वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। और मेरा एक दोस्त है, उसका 200 किलोमीटर दूर है। सर हम लोग कैसे जा पाएंगे वहाँ? और एग्जाम से एक दिन पहले जाना पड़ेगा, और ना ही ट्रांसपोर्ट है ना ही कुछ है। मैं एक सीवियर एज्मा पेशेंट हूँ। उसकी वजह से मुझे ब्रेथलेसनेस की अक्सर प्रॉब्लम रहती है। सिर्फ 1 घंटे मास्क की वजह से मुझे पंप यूज़ करना पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए। मैं सच में चाहती थी कि मई में ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। जुलाई में भी नहीं हुआ। अब जब सितंबर में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि मेरे जैसे कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके लिए आपने क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन सोच के रखा है? क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मैं अपने आप नहीं हुई हूँ। मैं कॉमेट का एग्ज़ाम देने गई हूँ, उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना परीक्षा कराने का अकाट्य तर्क कैसे हो गया? यह तो कोई भी चेक करने के लिए डाउनलोड कर लेगा। जिसकी परीक्षा दिसंबर में होगी वो भी आज कर लेगा। क्या उसमें यह भी सुविधा है कि जिन्हें ना परीक्षा देनी हो वे एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें, उनका इम्तहान बाद में लिया जाएगा? है यह विकल्प? नवंबर 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी जो कई तरह की परीक्षाओं का आयोजन करती है। IIT के लिए जेईई, मेडिकल के लिए नीट,
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन मैनेजमेंट टेस्ट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट जैसी कई परीक्षाएं इसके जिम्मे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बयान जारी किया है। कहा है कि एडमिट कार्ड लेने के बाद परीक्षा रद्द कराने की कई गुजारिशें प्राप्त हुई हैं। एजेंसी को परीक्षा कराने के पक्ष में भी कई गुजारिशें मिली हैं। दोनों समूह के व्यक्तिगत कारण हैं। इस स्थिति में एनटीए को लगता है कि देश और छात्रों के हित में परीक्षा ना हो, सितंबर में परीक्षा कराने का फैसला किया जाता है। अब इसमें देश हित कहां से आ गया? आजकल हित अहित का फासला सिर्फ देश हित का नाम लेकर मिटा दिया जाता है। वैसे एक एंकर हैं, देश हित के नाम पर इस परीक्षा में सेना को भी ले आए हैं। जब सेना के जवान यहां वहां जा सकते हैं तो ये नौजवान इम्तिहान देने क्यों नहीं जा सकते? ऐसे हाहाकारी, ललकारी, महामारी एंकर खुद स्टूडियो से बाहर नहीं जाते हैं। एनीवे, दिस इज नॉट ए इंग्लिश शो। जो छात्र परीक्षा नहीं चाहते हैं वे ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, और जो चाहते हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लिख रहे हैं। एक बाहर बाहर, एक भीतर भीतर, कितना दिमाग लगाया जाए? एनटीए का परीक्षा कराने के पीछे एक मजबूत पक्ष है, एक एकेडमिक ईयर बचाना। एनटीए ने अपने बयान में कहा है कि अगर परीक्षा आगे टाली गई तो प्राइवेट कॉलेज के छात्रों की तुलना में सरकारी कॉलेज के छात्रों का नुकसान होगा। प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू कर दिया है। बात साफ हुई या नहीं हुई कि एनटीए को प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में अंतर करने की क्यों जरूरत पड़ी? लेकिन उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। एनटीए की बात से लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के बगैर एडमिशन हो जाता है, कहा भी है, और वहां पढ़ाई शुरू हो जाती है। सवाल है कि हम एक ऐसे सिस्टम से तुलना ही क्यों कर रहे हैं जहां प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, यानी जहां इम्तिहान नहीं होते हैं। खैर, एकेडमिक ईयर बचाने के बारे में एनटीए के तर्क पर आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो एनटीए ने कहा है कि 24 लाख उम्मीदवारों का एक साल एक एकेडमिक ईयर चला जाएगा। इससे सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। अगर इसे 0 ईयर मान लिया जाए तो फिर हमारा सिस्टम इन छात्रों को कैसे एडजस्ट करेगा? एक सत्र में 2 साल के छात्रों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? बड़ा भारी केमिस्ट्री का सवाल लगता है, जिसे हिंदी में पूछ लिया गया हो। एनटीए का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा ना कराने की तमाम दलीलों को सही नहीं पाया है। कोर्ट ने भी कहा है कि आखिरकार जीवन तो चलता ही रहेगा, छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं लटकाया जा सकता है, पूरा एकेडमिक ईयर बर्बाद नहीं किया जा सकता है। एनटीए की यह बात ठीक भी है कि कई राज्यों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कराए हैं और करा भी रहे हैं, जैसे असम, ओडिशा, अरुणाचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन छात्रों को इस फैसले से परेशानी नहीं हुई होगी। परीक्षाओं को लेकर छात्र चिंतित हैं। कोविड के समय में परीक्षा कराने की जिद समझ आती है तो कोविड के बहाने नौकरियों की भर्ती के रिजल्ट क्यों रोके जा रहे हैं? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? आपको यह बात इंग्लिश में समझ में आती है या हिंदी में समझना चाहेंगे? परीक्षा होगी, एनटीए ने परीक्षा के नियम बनाए हैं, वो भी जानना चाहिए। भरोसा दिलाया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी बच्चों को परीक्षा केंद्र में नया 3 प्लाई फेस मास्क, हैंड ग्लव्स दिया जाएगा, जिसे पहनना अनिवार्य होगा। घर से पानी की पारदर्शी बोतल लाने के लिए कहा गया है, क्योंकि सेंटर में पानी की व्यवस्था नहीं की जाएगी, मगर हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था होगी, तभी तो साबुन से हाथ धोएंगे। सभी छात्रों का परीक्षा केंद्र में घुसने से पहले तापमान लिया जाएगा। जिनका तापमान 99.4 फ़ारेनहाइट से कम होगा, उसी को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति होगी। जिन्हें बुखार या तापमान ज्यादा होगा, उनके लिए एक अलग कमरे का इंतजाम किया गया है, जिसमें बैठकर वो परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड पर पूछा गया है कि क्या छात्र को खांसी, बुखार, सांस में तकलीफ, बदन दर्द है। यह भी पूछा गया है कि क्या वे पिछले 14 दिनों में कोविड के किसी कंफर्म्ड केस के संपर्क में आए हैं। सरकारों को भी लिखा गया है कि परीक्षा की अवधि के दौरान आवाजाही के लिए परिवहन का इंतजाम करें, ताकि छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें। सारे इंतजाम परीक्षा केंद्र के हैं। परीक्षा केंद्र घर के पड़ोस में तो नहीं है। 100 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक की यात्राएं करनी है।
राज्य सरकारें 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को क्या इंतजाम करेंगी? क्या बसें चलवाने जा रही हैं, ट्रेनें चलने लगेंगी, या फिर छात्रों को टैक्सी करना होगा प्राइवेट? ऐसे में टैक्सी वाले कितना वसूले होंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सभी छात्रों को एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र के मैप का हाइपरलिंक भी दिया जाएगा ताकि पहुंचने में आसानी हो। वो वैसे गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनके पास स्मार्टफोन हो तो, ना हो तो क्या करेंगे? मगर बस, ट्रेन, गाड़ियां चलेंगी तभी तो हाइपरलिंक की जरूरत पड़ेगी। शोभिता प्रकाश ने ट्विटर पर लिखा है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का यह मतलब नहीं कि एग्जाम देना चाहते हैं। मेरा खुद का सेंटर 120 किलोमीटर दूर है क्योंकि अलीगढ़ में कोई और सेंटर नहीं था, और फर्स्ट चॉइस मिल जाने का यह मतलब नहीं कि सबका सेंटर पास ही हो। अरुण सिंह ने ट्वीट किया है कि मेरा सेंटर बक्सर में मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर गुलाब बाग पटना में है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाने का खर्च 10,000 रुपए है। निखिल सिन्हा ने ट्वीट किया है कि मेरा सेंटर मेरे घर से 153 किलोमीटर दूर है। हम सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे बिना कोई रेलवे या बिना कोई ट्रांसपोर्ट के? ओम कुमार ट्वीट करते हैं कि मैं बिहार से हूं और 300 किलोमीटर सफर कर अपने सेंटर नहीं जा सकता। मैं प्राइवेट गाड़ी नहीं ले सकता और बिहार में बाढ़ भी है। बिहार में बाढ़ और कोविड के चलते नीट और जेई की परीक्षा टाली जाए। साग्निक सिन्हा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को टैग किया है कि मालदा पश्चिम बंगाल से भाजपा का चौकीदार हूं। मेरे लिए नीट का सबसे करीबी सेंटर भी 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। परीक्षा के लिए मेरी तैयारी पूरी है मगर रेलवे की सेवाएं बंद हैं। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम कैसे कर सकता हूं? आर.के. यादव ने ट्वीट किया है कि मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से हूं और मुझे जेईई और एनडीए की परीक्षा देने के लिए पटना जाना पड़ेगा जो मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर है। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है और ना ही कोई भी ट्रेन सीधे पटना जाती है। परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन की व्यवस्था होगी। एनटीए को और स्पष्टता से बताना चाहिए कि जिस छात्र को पहले से कोविड होगा वो कैसे आएगा केंद्र पर। क्या रास्ते भर बताता आएगा कि इस बस में मैं जा रहा हूं, मुझे कोविड है, बाकी छात्र उतर जाएं? उसके लिए परीक्षा केंद्र पर क्या व्यवस्था होगी? उसे वहां पर कौन अटेंड करेगा? ये नेताजी की रैली नहीं है कि प्रशासन ताकता रहेगा उधर और इधर किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहुत से छात्रों को लक्षण नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि कोविड है या नहीं, वे हलफनामा कैसे दे सकते हैं जो एडमिट कार्ड में लिखा है कि कोविड है या नहीं? बहुत से छात्र खाड़ी के देशों में रहते हैं, मतलब दुबई, जेद्दा, दोहा, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात से भी हजारों की संख्या में छात्रों को भारत आना है। 13 सितंबर को परीक्षा है। इनमें से कई छात्रों के माता पिता ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की, वहां खारिज हो गई तो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को इस मामले में केंद्र सरकार को आदेश देने से इनकार कर दिया कि खाड़ी के देशों में नीट के सेंटर बनाए जाएं। कोर्ट ने सरकार से यह जरूर कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत हवाई जहाजों में इन छात्रों को प्राथमिकता दी जाए ताकि परीक्षा दे सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जेईई ऑनलाइन हो सकती है तो अगले साल से नीट की परीक्षा भी ऑनलाइन कराने पर विचार कीजिए। आई एम नीट 2020 कैंडिडेट और अभी फिलहाल मैं अपने फैमिली के साथ सऊदी अरेबिया में हूँ। यहाँ पे जेईई एग्जाम के जैसा नीट के इंटरनेशनल सेंटर्स नहीं होते, इसलिए आई टुक माई सेंटर, आई चूज माई सेंटर इज मुंबई। बट ड्यू टू कोरोना मैं अभी मुंबई नहीं पहुँच सकती हूँ बिकॉज ऑल द इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड। और जो वंदे भारत की इमरजेंसी इवैक्यूएशन फ्लाइट्स है वो हम रेसिडेंशियल परमिट होल्डर्स के लिए अवेलेबल नहीं थे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए आने दिया जाए, तब उसके बाद से वंदे भारत की कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है जिस टाइम स्पैन में मुझे वहां आना जरूरी है। इस बारे में जब एनटीए को ईमेल लिखा था मैंने, तो उन्होंने अप्रोप्रिएटली उसका रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। इस बीच कल शाम देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से करीब 150 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अध्यापकों ने प्रधानमंत्री को जेईई और नीट की परीक्षा कराने के समर्थन में पत्र लिखा। क्या ये परीक्षा देने जा रहे थे जो इन्होंने पत्र लिखा? एनीवे, इग्नू के प्रोफेसर सीबी शर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एमएम रहमान, एएमयू से डॉक्टर महेंद्र जिंदल, लखनऊ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सीडीआर पांडे और अन्य संस्थानों के अध्यापकों से समर्थन प्राप्त। इस पत्र में लिखा गया है कि पिछले 5 महीनों में कोविड के कारण हमारे देश और समाज को काफी धक्का लगा है और हम कोविड के साथ रहना सीख रहे हैं। वेरी नाइस। इस दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हम आम जिंदगी की ओर लौट रहे हैं, मगर छात्रों और युवाओं के करियर और भविष्य पर शंका के बादल मंडरा रहे हैं।
लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और नीट और जेईई की परीक्षा को और टालने से छात्रों का कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं की जा सकती है। बुधवार को गाजीपुर से एक छात्र ने मुझे लिखा कि 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा है। गाजीपुर से इलाहाबाद आने के लिए प्राइवेट टैक्सी वाला 7,000 रुपए मांग रहा है। पिता की 1 महीने की कमाई भी इतनी नहीं है। विपक्षी दलों की सरकारें नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रही हैं, मगर उनकी सरकारें भी अपने यहाँ अलग अलग परीक्षाएं करा रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है, चाहे केरल हो या उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो। तालाबंदी के नाम पर करोड़ों लोगों का बिजनेस बर्बाद कर दिया गया, नौकरियां खत्म हो गई, मगर इन सब मामलों पर हमारी सरकारों से एक नियम नहीं बन सका कि परीक्षाओं को लेकर हम ढंग का सबके लिए मान्य नियम बना सकें। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन सकी। हमारे साथ फैजान मुस्तफ़ा साहब हैं और देश के वरिष्ठ वाइस चांसलर में से एक हैं या वरिष्ठतम हैं, इनसे सीनियर शायद ही कोई हो। फैजान साहब, आप क्लैट की परीक्षाओं से भी जुड़े रहे हैं। मसला सिर्फ नीट और जेईई का नहीं है। राजस्थान में देखिए लोकसभा आयोग परीक्षा ले रहा है, हरियाणा में हर जगह कई तरह की परीक्षाएं हो रही हैं। पर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने परीक्षा के समर्थन में एक बयान जारी किया है और उस बयान में काफ़ी सुचिंतित तरीके से लिखा है कि वो एकेडमिक ईयर बचाना चाहते हैं छात्रों का। 0 ईयर हो जाएगा तो नुकसान होगा। मैं आपसे इस मसले पर समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में एकेडमिक ईयर का नुकसान होगा या 0 ईयर का से नुकसान हो जाएगा, 0 ईयर हो जाएगा? धन्यवाद रवीश। मुझसे सीनियर 2-3 लोग होंगे जरूर, लेकिन ये कि जो हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम है उसमें मैं सीनियर मोस्ट हूं, लेकिन सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिलाएंगे तो 2-3 लोग शायद होंगे सीनियर। देखिए रवीश, हम बहुत से मिथ्स में रहते हैं। जैसे एक मिथ हमारे यहाँ ये है कि साहब समानता का अधिकार है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि रियलिटी में ये सबके लिए एक सी बात नहीं होती। ये बात होती है कि जो लोग समान हैं उनको समानता का अधिकार है, यानी इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली। अनइक्वल्स और इक्वल्स को हम एक साथ ट्रीट नहीं करेंगे। मिथ है जैसे कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपको मालूम है कि पीपल से डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरीके से ये एक मिथ है कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है। वास्तव में 6 महीने के सेमेस्टर नहीं होते, बल्कि अगर आप यूजीसी के रूल्स में भी जाएं तो यूजीसी ये एक्सपेक्ट करती है कि एक यूनिवर्सिटी में 180 वर्किंग डेज होंगे साल भर में, यानी 50% से कम। और सारे वर्किंग डेज में रवीश क्लासेस नहीं होती। यहां जब हम एकेडमिक ईयर बचाने की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि क्लासेस कब से हम शुरू करें, कब इम्तहान लें और कब सेशन खत्म हो। तो आम तौर से अगर आप देख लें आईआईटी का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, मेडिकल काउंसिल का भी जो सेमेस्टर का साइज है वो 14 से 16 वीक तक का होता है। अब अगर हमको इस साल बचाना है एकेडमिक ईयर तो हमको ये तो हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में तो बात आप अभी शायद करेंगे। लेकिन जब हमने स्कूल्स के लिए 30% सिलेबस कम किया है, ये बच्चे हैं, अब हायर एजुकेशन में तो रियल लर्निंग जो है वो सेल्फ लर्निंग होती है। वो अपने आप बच्चे को पढ़ना होता है, ज्यादातर इतना टीचर पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो अगर हम इसको 12 हफ्तों का सेमेस्टर इस बार कर दें और हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3 महीने का सेमेस्टर हो गया, 15 दिन हम एग्जाम का ले लें, फिर 15 फरवरी से 15 मई तक हमारा दूसरा सेमेस्टर हो गया, फिर 15 दिन हम एग्जाम का ले लें, तो आपका 30 जून को बड़ी आसानी से ये एकेडमिक ईयर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते कि हम भाई कोर्स खत्म नहीं करेंगे, आसमान गिर जाएगा अगर कोर्स कम हो गया, तो आप अगर 14 से 16 हफ्ते का ही कोर्स करना चाहते हैं, रवीश, ये सारा जो यूजीसी पॉलिसी लाई है चॉइस बेस्ड क्रेडिट पॉलिसी, जब हम ये कहते हैं कि आपको इस सेमेस्टर में 5 या 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जैसे मैंने आपको ये मिथ बताया कि 6 महीने का सेमेस्टर नहीं है, ऐसे ही पूरे हफ्ते उस सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती।
अगर 3 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके हफ्ते में 3 घंटे की पढ़ाई होगी। 4 क्रेडिट का कोर्स है तो हफ्ते में 4 घंटे की पढ़ाई होगी। आप इस बार उसको बढ़ा लीजिए, आप ज्यादा पढ़ा दीजिए उसमें, तो वो आपके उतने ही 12 वीक में आप 16 वीक का कोर्स पढ़ा सकते हैं। अगर 3 क्रेडिट कोर्स है उसके आप 4 पीरियड हर हफ्ते लगा दें, या 4 क्रेडिट का कोर्स है 5 घंटे हर हफ्ते लगा दें, तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं रवीश इसमें एकेडमिक ईयर बचाने की। मुझे ये लगता है कि ये जो बच्चों के वकील गए थे सुप्रीम कोर्ट नीट को और जेई को रुकवाने, इन्होंने कोर्ट के क्वेश्चंस एंटीसिपेट नहीं किए। जस्टिस अरुण मिश्रा का कंसर्न सही था कि भाई साल बच जाए और लाइफ नॉर्मलसी पे आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने कहा कि लाइफ नॉर्मलसी पे कहां है, ना फ्लाइट है, ना ट्रेन है, ना होटल्स खुले हुए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, और खुद भी कोर्ट ऑनलाइन है, और पार्लियामेंट जो है वो भी काम चंद घंटे करेगी और इस तरीके से करेगी, उस तरीके से करेगी, असेंबलीज 2-2 दिन काम कर रही हैं। तो बहरहाल वो तो अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी एकेडमिक ईयर 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एकेडमिक ईयर भी बचाया जा सकता है और बच्चों की जो एंजाइटी है और जो उनके हेल्थ के कंसर्न्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा सकता है। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। जी फैजान साहब, ये भी एनटीए ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर आप इस साल एग्जाम ना लें तो एक एकेडमिक ईयर का नुकसान होगा और एक साल में अगले साल आपको 2 एकेडमिक ईयर के बच्चों को पढ़ाना होगा, जो जिसके लिए सिस्टम को तैयार नहीं है, मतलब काफी स्ट्रेस बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरह ये भी एक मिथ है या ज्यादातर लोग इन बातों को नहीं समझते हैं इसलिए ये लिख दिया जाता है? उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा ना। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि एनटीए ने इसमें क्या सोचा, लेकिन रवीश हम लोग पढ़ते रहे हैं। मैंने अपने अक्सर एग्जाम्स अक्टूबर में दिए हैं और वो एकेडमिक ईयर नहीं हुआ। आपको मालूम है, आप खुद अपना जो यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम कवर करते रहे हैं, पूरी सीरीज चलाई थी कि जो 3 साल के कोर्स हैं वो 5-5 साल में हो रहे हैं बिना 0 ईयर हुए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है रवीश। कितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अगर कोई प्रेसिंग इमरजेंसी है तो जो लास्ट डेट एमसीआई ने एडमिशन की दी है 30 सितंबर, उसके बाद एडमिशन हुए हैं, उन एडमिशंस को कोर्ट्स ने अप्रूव किया है। क्या इसमें कोई डाउट है रवीश कि ये एक इस साल प्रेसिंग ग्लोबल इमरजेंसी है? और अगर इमरजेंसी है तो आसमान नहीं टूटने वाला है अगर बच्चों की पढ़ाई दिसंबर से शुरू हो जाए, या जैसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो ये बात हो रही है ना कि हम 2 बैच एक साथ नहीं चला सकते, वो भी चलाए जा सकते हैं। आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी और ये हो सकता है कि एक बैच जनवरी से चले और एक बैच अगले साल जुलाई अगस्त से चल जाएगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है ये। पर आप क्या, तमाम क्लैट की परीक्षा हो रही है, एनडीए की परीक्षा हो रही है, नीट की हो रही है, जेई की हो रही है, और भी कई तरह की परीक्षाएं इस देश में निकाल दी गई हैं। आपकी क्या राय है कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए? जो छात्रों की चिंताएं हैं कि एक तो वो डिस्टेंस को लेकर वो काफी चिंतित हैं कि 400 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेंगे, फिर उस शहर में कहां रुकेंगे, कहां खाने जाएंगे, ये सारे सवाल हैं। तो इस संदर्भ में क्या परीक्षा होनी चाहिए? रवीश देखिए, मैं ये समझता हूं कि आसमान नहीं टूटने वाला अगर परीक्षा 1 महीना पोस्टपोन हो जाए। जो बच्चों ने चिंताएं लिखी हैं, हजारों की तादाद में ईमेल्स हम लोगों के पास आ रहे हैं, उसमें बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा इंटर स्टेट ट्रेवल इन्वॉल्व है। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको 150, 200, 250 किलोमीटर जाना पड़ेगा टेस्ट सेंटर पे, उनके पेरेंट्स को जाना पड़ेगा, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है कोविड-19 से, या कोई बीमार है, या ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं। रवीश, ये जो पूरा एक आइडिया है ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी एक मिथ है। अगर मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जिसमें 2 ही भाई बहन हैं और 4 कमरे हैं और बेहतरीन इंटरनेट है और फादर मेरे आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप सोचिए वो बच्चा जो गांव में एक कमरे में रह रहा है, जिसका इंटरनेट इरेटिक है, उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुझे इस एग्जाम को अभी करने में सबसे ज्यादा एतराज यह है कि कुछ बच्चे एडवांटेजियस पोजीशन में हैं
और कुछ बच्चे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं। जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि हमको एग्जाम पोस्टपोन करने में इतना ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए। फैजान साहब, मैं और आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ठीक है, अदालत ने सही सवाल पूछा कि एकेडमिक ईयर बच जाएगा, यानी अदालत ये जानना चाहती थी कि इसे लेकर वकील क्या सोच रहे हैं या कोई पक्ष क्या सोच रहा है। तो कोर्ट को किन और तर्कों से संतुष्ट करना चाहिए था, इन वकीलों को या फिर राज्य सरकारों को? देखिए, मुझे लगता है कि केस अच्छी तरह बिल्कुल आर्गू नहीं हुआ। रवीश, सबसे पहले कोर्ट को यह बताना चाहिए था कि भारत में राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार नहीं है और इसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किया, जीवन के अधिकार में राइट टू हेल्थ पढ़ दिया और यहां तक कह दिया कि साहब अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है तो वो राइट टू लाइफ का वायलेशन है। जब कोर्ट लाइफ की बात कर रही है कि लाइफ नॉर्मल हो तो उसमें यह कहना चाहिए उसको कि लाइफ जो है वो आपके जजमेंट के हिसाब से ही राइट टू हेल्थ को इंक्लूड करती है, तभी नॉर्मल होती है। और ऐसी सिचुएशन में ये बताना चाहिए था कि राइट टू हायर एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद भी राइट नहीं बना। आपको मालूम है आरटीई में 6 साल से 14 साल तक की एजुकेशन की बात की गई है, यहां हम हायर एजुकेशन की उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, राइट टू हायर एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जब हेल्थ और लाइफ में कंपैरिजन हो तो मुझको लगता नहीं कि कोई आदमी ये कह सकता है कि लाइफ ऑप्शनल है और एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। यह बिल्कुल एक फ्लॉड आर्गुमेंट होगा। तो आपके हिसाब से तर्क ये था, पर एक बार मैं और थोड़ा जानना चाहता हूं कि ये परीक्षा ना हो, जैसे कई समर्थकों ने लिखा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लोगों ने लिखा है कि ये परीक्षा कराइए, 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी वगैरह वगैरह, देश रुका हुआ है, उसको चालू करना चाहिए वरना 0 ईयर हो जाएगा। अगर ये फैजान साहब, एक सेकंड और मैं जोड़ना चाहता हूं, मान लीजिए सितंबर में हालात खराब हैं, मई में ये परीक्षा रद्द की गई, नवंबर में अगर आप कहें कि नवंबर तक टाल दी जानी चाहिए इस परीक्षा को, तब और हालात खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो कब तक इसको टाला जा सकता है? नहीं, देखिए रवीश, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो पूरा कॉमन एडमिशन टेस्ट का आइडिया है, मैं उसके विरुद्ध भी लिखता रहा हूं कि एक ही दिन टेस्ट होने से बच्चों का नुकसान होता है। अगर बच्चा उस दिन बीमार हो गया, एक टेस्ट में बैठा, वो टेस्ट उसका खराब हो गया, एक टेस्ट होने से ट्रांसलेशन के मुद्दे रहते हैं। आपको मालूम है 2018 में 49 क्वेश्चंस जो तमिल में ट्रांसलेट हुए थे वो गलत ट्रांसलेशन हो गए थे और हाई कोर्ट ने 194 नंबर बच्चों को दे दिए थे उसकी वजह से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उन बच्चों को भी नंबर दे दिए जिन्होंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया। देखिए, इतना बड़ा देश है, उसमें एक ही टेस्ट से मेरिट सही डिटरमिन नहीं होती और इस पे बहुत स्कॉलरशिप है विदेशों में कि जो हमारा एडमिशन टेस्ट है ये मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री है उसमें आप टेस्ट खत्म कर दें, लेकिन एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे क्या कोई स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें जो कोटा वगैरह जाते हैं वो 12th के मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको भी बच्चे अपोज करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा के लिए आप पोस्टपोन कर दें। देखिए, अभी ये सब लोग कह रहे हैं कि सितंबर में पीक होगी। आप देखिए, आज ही की न्यूज ये है कि पिछले 24 घंटे में 75,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव। तो जी 75,000, ये पहली बार है जो हम 75,000 पे पहुंचे हैं। तो जब आप पीक पे हैं तब आप कह रहे हैं लाइफ नॉर्मल हो जाए, और जब 200 केसेस होते थे तो पूरे देश में आपने ताला लगा दिया था कि कोई चीज नहीं चलेगी। और अभी भी ये तो नहीं मालूम है कि यूनिवर्सिटी खुल के इन बच्चों की क्लासेस कब होंगी, क्योंकि जो बच्चों के एडमिशन हुए हैं उनको हम अभी फिजिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे, हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में भी वही बात है कि जो प्रिविलेज क्लास है, इलीट है, शहरों में है,
उनके फायदा है। जो गांव में बच्चे रहते हैं, जो पुअर बच्चे हैं, जिनके यहाँ इंटरनेट की स्पीड खराब है, उनको नहीं मिल रहा है सही से पढ़ाई। हाँ, ये बात समझ में आई फैजान साहब कि अभी जो एडमिशन हुआ उन्हीं की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती है, तो उस काल्पनिक रूप से शुरू होने वाली पढ़ाई के लिए बच्चों के नीट या जेई के इम्तहान क्यों लिए जाएं। एक पक्ष ये भी आता है कि उसमें ये हलफनामा है, बताना है, एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपको कोविड है या नहीं है, आप किसी के संपर्क में आए हैं या नहीं आए हैं। ये क्यों डाला गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो क्या परीक्षा एजेंसी पे कानूनी जवाबदेही ना आए, उसका इंतजाम पहले से है या वाकई में वो चिंतित हैं? और अगर चिंतित हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था इन्होंने की है कि जो कोविड का, जो नीट और जेई का इम्तहान देने जा रहा है वो इसकी जांच करा ले? रवीश, देखिए, लॉ में एक प्रिंसिपल ये भी है कि प्रिजम्पशन ये होनी चाहिए कि सब गुड फेथ में हो रहा है। तो मैं यहाँ एनटीए को डिफेंड करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि वो ये सोच रहे हैं कि बाद में उनसे कंपनसेशन ना मांगा जाए। दरअसल ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो बच्चे जो अगर पॉजिटिव हैं उनको अलग बैठा के उनका अलग एग्जाम लिया जाए। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचिए कितने केसेस ऐसे हैं कि कोई सिम्टम्स नहीं है आपके पास और आप कैरियर हैं, और उन बच्चों को जब आप अलग कमरे में बैठाएंगे, उन्हें कैसे लेके जाएंगे? जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो आपकी परफेक्ट स्क्रीनिंग नहीं है। अभी देखिए, कर्नाटका में एग्जाम हुआ, गुजरात में एग्जाम हुआ, जो प्रोटोकॉल्स थे वो धरे रह गए ग्राउंड पे, और देखा लोगों ने कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो गई। यूपी में भी यही हुआ। फैजान साहब, इसमें एक और बात आती है कि अभी इस वक्त आप जो समान अवसर की बात कर रहे थे, अभी खाड़ी के देश में कई हजार बच्चे जिन्हें हवाई जहाज से उड़कर आना था यहाँ पर नीट की परीक्षा देने के लिए, हो सकता है उनमें से कुछ ना आ पाएं, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग टिकट ना खरीद पाएं। सुनता रहता हूं कि टिकट काफ़ी महंगा है। उनके लिए सरकार अगर अलग से जहाज भेज दे अलग अलग चारों तरफ से और तो अलग बात है, लेकिन अगर खुद से आना है तो उन्हें तो समान अवसर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि मानसिक परेशानी की इस वक्त जो छात्र परेशान हैं, क्या वो कोई फैक्टर नहीं होगा रवीश इस परीक्षा के बारे में निर्णय लेने में? जो लोग भी निर्णय ले रहा है, क्या उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि छात्रों को इतनी एंजाइटी हो गई है तो उसे एड्रेस किया जाए? रवीश, ये जो विदेशों में लोग हैं ये एक दो नहीं है, 30-35 हजार बच्चों का आना है। हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये जो फ्लाइट्स चल रही हैं वंदे भारत प्रोग्राम में, ये बहुत कम है, ये महंगी हैं। उन्हें आके यहाँ क्वारंटाइन करना है, फिर क्वारंटाइन करने के बाद उनको एग्जाम देना है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जब जेईई का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं उन देशों में, तो इतने बड़े हम डिजिटल लीडर हैं, हम नीट का एग्जाम क्यों नहीं कर सकते ऑनलाइन? जो विदेशों में बच्चे हैं उनके लिए एम्बेसी में इंतजाम क्यों नहीं किया जा सकता कि वो वहीं पे एग्जाम दें? अगर आपका पेपर और पेन एग्जाम नहीं है तो कहीं से भी दे लीजिए आप वो एग्जाम। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि मेंटल एग्जाइटी की, अरे ये पूरा एग्जाम जो है वो आप तभी दे सकते हैं और पास कर सकते हैं जब आपका माइंड एट रेस्ट हो, सुकून से हो आप। ये सारे बच्चे किस कदर परेशान हैं, किस कदर वो एंजाइटी में हैं। 4000 बच्चे जो हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। मैं टीचर हूं रवीश, मेरा दिल खाना खाने को नहीं चाहता कि अगर एक भी बच्चा भारत में जो स्टूडेंट है, तो मैं कैसा एडमिनिस्ट्रेटर हूं कि मुझको उस बच्चे की फिक्र नहीं होती। अच्छा, जो बच्चे इस सब चीजों में नहीं हैं, उनको भी अनसर्टेनिटी है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो जो प्रिपरेशन के लिए एक सुकून चाहिए वो उन बच्चों को भी नहीं है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बेचारे परेशान हैं, कभी इसे टैग कर रहे हैं, कभी उसे टैग कर रहे हैं, और कोई उनका सुनवाई करने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। तो मुझे पता है कि प्राइम टाइम में नीट और जेई के कवरेज देखने के बाद इनमें से कई छात्र ट्विटर पर मेरी तारीफ करेंगे। मेरा आग्रह है कि आप ऐसा ना करें। मैं जानता हूं कि चैनलों पर आपके घरों में क्या देखा जा रहा है। जब मीडिया ने आपको आवाज नहीं दी तो आपने मुझे याद किया, इसके लिए शुक्रिया।
इम्तहान हो भी जाएंगे और फिर से आपके घरों में लोग सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज में डूब भी जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मार्च और अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात के नाम पर सांप्रदायिक कवरेज की चपेट में डूबे हुए थे। जिस फल सब्जी वाले का कभी नाम ना पूछा होगा, जिसे 5 रुपया एक्स्ट्रा ना दिया होगा, उल्टा सब्जी वाले से 100 ग्राम धनिया फ्री में ले लिया होगा, कुछ मिर्च उठा ली होगी, उस गरीब सब्जी वाले से आपके घर वालों में से किसी ने मजहब तो पूछा होगा। आप सभी अच्छे लोग थे, आपको न्यूज़ चैनल ने खराब कर दिया। आप अपनी चिंता कीजिए, बस इतना कीजिए कि खुद से और अपने माता पिता से एक सवाल पूछिएगा, सामने बिठाकर नज़र मिलाकर, कि क्या वे तबलीगी जमात के कवरेज के बाद ऐसा सोचने लगे थे? उनके दिमाग में टीवी ने जहर भरा तो पता क्यों नहीं चला? क्या उन्होंने सब्जी वाले से उसका मजहब पूछा था, नाई से उसका मजहब पूछा था, काम कराने वालों का मजहब पूछा था? रवीश कुमार की तारीफ अब रहने दीजिए, यह कार्यक्रम देखने के बाद थोड़ा सोचिएगा, अभी नहीं, इम्तहान के बाद। इम्तहान के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, बाकी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की ये स्टोरी हैरान करने वाली है। हैरान इसलिए कि वहाँ की सरकार के पास गायों को खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप सोचिए कि जिस राजनीति में इंसान से ज़्यादा गायों को महत्व दिया गया, उस राजनीति के तहत भी गायों के लिए पैसे नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? गायों को कितनी तकलीफ से गुजरनी पड़ रही है, इस पर कोई क्यों नहीं सोच रहा है अनुराग के अलावा? भाई साहब, ये 1 रुपये 60 पैसे का चारा दे देंगे? ये कितने का है? नहीं भैया, 5 रुपये बोला जाता है। 5 रुपये का एक गोला है ये 5, लेकिन 5 रुपये का, ये 5 रुपये का है। हाँ। तो 1 रुपये 60 पैसे का इसमें से कुछ आएगा? नहीं, कुछ नहीं आता 1 रुपये 60 पैसे का। मुझे गलत मत समझिए, मध्य प्रदेश की जो गौ हितैषी सरकार है उसको लगता है कि 1 रुपये 60 पैसे के चारे में प्रतिदिन किसी गाय का पेट भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो एक छोटा गट्ठर भी आता है वो तकरीबन 5 रुपये का है। एक से दूसरी गौशाला, हमने सोचा शायद शहर के बाहर इस गौशाला में ऐसा कोई चमत्कार होता हो कि 1 रुपये 60 पैसे में गाय का पेट भर जाए, लेकिन निराश हुए। सब एक दिन में एक गाय का कम से कम 200 से 250 रुपए का आसपास का खर्चा आता है एक गाय का, एक दिन का। जैसे अभी सरकार ने थोड़ा बजट कम कर दिया है जी, तो 1 रुपये 60 पैसे में अगर मैं आपसे चारा खरीदना चाहूँ तो मुझे कितना चारा मिलेगा गाय को खिलाने? बस एक मुट्ठी। एक मुट्ठी भी ज्यादा हो गया वो तो मेरे हिसाब से तो। तो इतने में क्या बछिया का भी एक वक्त का पेट भरेगा? एक टाइम का भी, 1 घंटे की भूख भी नहीं भागेगी उसकी उससे तो। गायों के लिए संशोधित बजट ने गौ प्रेमियों को भी हैरत में डाल दिया है। कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब, ये तो समझ लो मजदूर जो इनकी सेवा करता है उसकी तनख्वाह भी 1 रुपये 60 पैसे में कैसे होगी? नहीं हो पाएगा, पेट भी नहीं भर पाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने अपनी लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1,80,000 गायों के लिए 11 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है, यानी प्रति गाय लगभग 1 रुपये 60 पैसे प्रतिदिन, जो पहले लगभग 20 रुपये था। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट था 132 करोड़ रुपए, लेकिन 2020-21 में हो गया सीधे 11 करोड़ रुपए, यानी लगभग 90% की कटौती। बजट तो आगे पीछे होते रहता है। ये देखिए 132। हाँ, ये तो मैं भी मतलब पर बता रहा, ये क्या आगे पीछे होता रहता है। हाँ। मंत्री जी से जब चर्चा हुई है तो हम लोग कभी कमी नहीं आने देने आश्वासन दिया मंत्री जी ने। गौशाला कमलनाथ जी ने 101,000 से भी ज़्यादा बनवा दी, और गो रक्षा के नाम पर लोगों की हत्या करने वालों ने 1 रुपया 30 पैसा पर गाय पूरे साल भर के घास के प्रोविज़न रखा। 2 माचिस भी नहीं आती है। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर मरने मारने की बात कहने वाली जनता ने भी गाय के नाम पर दान देने के लिए सिर्फ 22,000 रुपए अपने बटुए से निकाले हैं। मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस सत्ता में आए चाहे बीजेपी, बेचारी गाय भी जान चुकी होगी कि काऊ बेल्ट के लोगों की तरह उनके हालात बदलने वाले नहीं हैं। गाय और गौशाला सिर्फ चुनावी मुद्दे ही बने रहेंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।